हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायनोमियल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग मीन एंड वेरिएंस एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो चलिए बात करते हैं बायनोमियल एक्सपेरिमेंट्स की कंडीशन क्या होती है, पर उससे पहले बायनोमियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो बायनोमियल वर्ड हमेशा टू से रिलेटेड है, यानी टू आउटकम्स, यानी कि यहाँ पे इस केस में बात करें तो वो आउटकम्स आपके होंगे सक्सेस और फेलियर्स के फॉर्म में। ऑलराइट, तो अगर एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो उसको हमें अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास कई सारे ट्रायल्स होने चाहिए। इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए, तभी वो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी कॉइन को टॉस किया, उसमें आउटकम्स क्या क्या आएंगे, हेड्स या फिर टेल, तो कितने आउटकम्स है टोटल, 2। और अगर हमने उसको टॉस किया 200 टाइम्स, तो इसका मतलब 200 बार उसी कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तभी भी आउटकम्स तो वही दो रहेंगे। इसीलिए बायनोमियल एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है कि आपके आउटकम्स तो हमेशा हेड्स या टेल ही रहेंगे, दो ही रहेंगे। और क्योंकि हमने इस कॉइन को कई बार टॉस किया है, 200 टाइम्स टॉस किया है, इसलिए हमें यहाँ यूज़ करना होगा बर्नौलीज ट्रायल का। और वो क्या होता है, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करें अगर बायनोमियल एक्सपेरिमेंट की, तो वो क्या होता है, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ सीक्वेंस ऑफ n ट्रायल्स। n यानी यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, जैसे अगर हमने कॉइन को टॉस किया 200 टाइम्स तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या होंगी, n इज फाइनाइट एंड इज डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन। यानी हमने टॉस करने से पहले ही डिफाइन कर दिया कि 200 बार टॉस करेंगे, इसलिए n की वैल्यू फाइनाइट भी है और उसको पहले से ही डिफाइन कर दी गई है। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकेंड स्टेप देखिए, 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल में 2 ही पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे कि हेड्स या फिर टेल। अभी इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, पहले इससे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट है, रिजल्ट्स ऑफ ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अदर ट्रायल। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए पहले ट्रायल में आपका हेड्स आ गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दूसरे में हेड्स नहीं आ सकता, दूसरे में भी हेड्स आ सकता है। इसका मतलब इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, तो हेड्स कई बार भी आ सकता है, टेल्स भी कई बार आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पिछले टर्न पे आ चुका है तो अगले में नहीं आएगा। और फोर्थ पॉइंट है, लेट p डिनोट, स्मॉल p डिनोट सक्सेस एंड स्मॉल q डिनोट्स फेलियर। ऑब्वियस बात है, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, या तो हमें जो इवेंट हमें चाहिए उसका फेवरेबल आउटकम आ गया तो हम उसको सक्सेस बोलते हैं, अगर नहीं आया तो फिर फेलियर। तो यहाँ पे उसी को हमने वेरिएबल से डिनोट कर दिया, p और q से। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी सक्सेस प्लस फेलियर आपको मिला के हमेशा 1 ही मिलेगा। अगर आपको एक पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम हेड्स की बात करें, हेड्स आना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। और 1 - 1/2 अगर हम करें तो हमें मिल जाएगा 1/2, और ये हो जाएगी फेलियर की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टेल्स की प्रोबेबिलिटी इस केस में, क्योंकि हमें हेड्स चाहिए था, तो अगर टेल आ रहा है तो उसको हम फेलियर बोलेंगे। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। इसका मतलब अगर हेड्स की प्रोबेबिलिटी पहले वाले चांस में 1/2 है, तो 200 चांस में भी वो 1/2 ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। हर एक केस में आपका सक्सेस सेम रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ रहा होगा, टॉसिंग अ फेयर कॉइन 15 टाइम्स एंड रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे क्योंकि डिफाइंड है, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको टॉस कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 15 हो गई। और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि टॉस करने पे आपको 2 ही केसेस मिलेंगे, हेड्स या फिर टेल। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलिए कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स देख लेते हैं पहले। क्योंकि ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए a + b का होल स्क्वायर, इसको अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। ऑलराइट, अगर a + b होल क्यूब की बात करें, अभी भी आपके पास 2 टर्म्स हैं, बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, तब क्या हो जाएगा, आपको ये भी फॉर्मूला पता है, a³ + 3ab² + 3a²b + b³। तो अगर हमें यहाँ पे अब निकालना है a + b की पावर 4 का एक्सपेंशन, तो बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4c0 a⁴ एंड b⁴। इसी तरह 4c1 4c2 4c3 एंड 4c4, ये लिख लिया पहले। a b भी आप सब जगह पहले लिख लीजिए। ऑलराइट, अब पावर्स देखनी है a और b की। सबसे पहले जो a की पावर थी 0 और b की 4 थी, अब a की पावर हम एक एक इंक्रीज करते जाएंगे और b की रिड्यूस करेंगे। a² और b³ था, एक कम करा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अब a की पावर एक और इंक्रीज होगी, तो 2 थी पहले, अब 3 हो गई।
और b की रिड्यूस होगी तो 1 होगी। अब इस केस में देखिए a की पावर 4 हो जाएगी और b की पावर 0। तो इस तरह से आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब है सिलेक्शन। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला देखना होगा जो कि होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। इसका मतलब क्या है, अगर हमने यहाँ पे सिंपली लिखा 5C3 तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 3 यानी कि 2 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल का मतलब इस केस में r क्या है 3। ऑलराइट, इसको सॉल्व करना है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि हम लोग को इस नंबर को एक एक करके रिड्यूस करते जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में और उनको मल्टीप्लाई करना है। नीचे फैक्टोरियल 2 है यानी 2 इंटू 1, केवल 1 तक ही जाएंगे। इसी तरह फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप देख रहे हैं ये और ये पूरा कैंसिल हो रहा है। ऊपर आ रहा है 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसी कॉम्बिनेशन का एक और फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। यानी अगर लिखा है 5C3 तो वो सेम होगा 5C 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो अगर आपने 5C2 निकाल लिया है तो वो सेम होगा 5C3 के। और ये 5C2 कैसे निकालेंगे, आपको ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है 2 यानी कि ऊपर वाला जो नंबर 5 है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 प्लेसेस तक लेके आएंगे, यानी कि पहले 5 आता है और उसके बाद 4। नीचे वाला नंबर है 2 तो आप क्या करेंगे, इस 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1। तो फिर से आपको 10 मिल जाएगा आंसर। एक और इसी में देखते हैं, अगर लिखा है 10C4 तो आप क्या करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 तक लिख लिया। अब नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इन केस आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होता है तो इस ट्रिक से आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, उसमें से हमने 2 कार्ड्स निकाले हैं और विद रिप्लेसमेंट यानी वो कार्ड निकाल के फिर से रख दिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है क्योंकि आप विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हर एक केस में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो हमें निकालने की इसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। एस कितने होते हैं, तो एस कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में एस आपके 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमने p स्मॉल p को डिनोट कर दिया है सक्सेस से तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। तो एस ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 माइनस पी दैट इज 12/13। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 ही केसेस बन रहे हैं क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो या तो एस आएगा या तो नहीं आएगा, 2 केसेस हैं टोटल। ऑलराइट, और हर एक केस में हर एक चांस में एस आने की प्रोबेबिलिटी यही रहेगी क्योंकि क्या बोला इन्होंने विद रिप्लेसमेंट, यानी एस कम नहीं होते जाएंगे। वापस आपने निकाला कार्ड को और फिर से डाल दिया तो 52 ही कार्ड्स रहेंगे, इसलिए हर एक चांस में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। अब क्योंकि 2 कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं तो इसलिए n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर। ऑलराइट, तो 2 कार्ड्स ड्रॉ करे जा रहे हैं तो एस कब कब आ सकता है, हो सकता है एक भी बार ना आए, हो सकता है एक बार एस आ जाए या हो सकता है दोनों कार्ड्स पे एस आ जाए। तो अगर हमने x एक वेरिएबल लिया, रैंडम वेरिएबल जिसको डिनोट कर दिया है x डिनोट्स नंबर ऑफ एसेस, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है 0 या फिर 1 या फिर 2, क्योंकि आप 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं, हो सकता है दोनों कार्ड्स एस ना हो सकता है एक कार्ड एस हो और हो सकता है दोनों ही एस हो। यानी केसेस की बात करें तो P0 हो जाएगा, P1 एक होगा और एक P2। P0 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला रिमेंबर हो x इज इक्वल टू r होता है तो इस केस में 0 है r की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा NCR P टू द पावर r एंड Q टू द पावर n माइनस r। तो इस केस में क्या हो जाएगा n की वैल्यू है 2, 2C0, P क्या है आपका 1/13 और Q क्या है 12/13। P की पावर क्या होगी 0 क्योंकि P की पावर r रहती है। ऑलराइट, और Q की पावर हो जाएगी 2। इसी तरह P1 में क्या हो जाएगा 2C1 1/13 टू द पावर 1 एंड 12/13 की पावर 1, क्योंकि n माइनस r क्या हो जाएगा 1 के बराबर। इसी तरह P2 का मतलब 2C2 1/13 टू द पावर 2 एंड 12/13 की पावर 0।
ऑलराइट। अब 2C0 का मतलब क्या होता है, 2C0 और 2C2 इन दोनों का मतलब सेम होगा, क्योंकि आपको पता है NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो अगर R की वैल्यू 0 है और N की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर 2 रहेगा और नीचे 2 - 2 यानी 0। इसका मतलब 2C2 इज इक्वल टू 2C0 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। हमेशा याद रखिएगा NCN या फिर NC0 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर। तो यहाँ पे भी 1 आ गया और ये वाला भी 1 है। और यहाँ पे बात करें 2C1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट है NC1 विच इज इक्वल टू N। यानी ये आपको फॉर्मूले याद रखने, NCN NC0 ये दोनों 1 के बराबर होते हैं और NC1 हमेशा N के बराबर होता है। ऑलराइट, तो इन सब के आंसर्स निकालने हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है इसका। चलिए इसको बनाते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ गया है 0 पे 144/169, 1 पे 24/169 और 2 पे 1/169। अगर आपको इसको सही मैच करना है, वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं, तो उसके लिए आप ये जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं उन सबको ऐड कर दीजिए, वो 1 के बराबर आनी चाहिए, जो कि इस केस में आ रही है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड्स आर ऑफ स्पेड्स। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्ड्स के बारे में। 52 कार्ड्स हैं आपके टोटल और उसमें 4 सूट्स होते हैं आपके पास। कौन कौन से, डायमंड, एक होता है हार्ट्स, क्लब्स और स्पेड्स। क्लब और स्पेड्स आपके ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं और डायमंड और हार्ट्स रेड कलर के होते हैं। ऑलराइट, ये सब ब्लैक कलर के, और हमेशा चारों सूट्स में 13 कार्ड्स होंगे। 13 4 साइज 52। ऑलराइट, तो आपके पास कितने स्पेड्स हैं, 13। तो अगर हमने स्मॉल p डिनोट किया कि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी, 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरा केस स्पेड नहीं आ रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4, क्योंकि 1 - 1/4 इज 3/4। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली बोला है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर। चलिए अब एक एक करके सारे केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस में ऑल 5 कार्ड्स आर ऑफ स्पेड। तो आपको जो फॉर्मूला पता है p, वहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 5 के बराबर। यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5C5 p to the power 5 and q to the power 5 - 5 दैट इज 0। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो 5 है, नीचे वाला 5 जिसको कि स्मॉल r बोलते हैं, वो डिनोट कर रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए, कितने केसेस चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्योंकि n जो है वो टोटल 5 कार्ड्स हैं और इन्होंने बोल दिया फर्स्ट पार्ट में कि ऑल 5 कार्ड्स आपको स्पेड चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे नीचे वाला नंबर 5 लिखा है। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 5C5 का मतलब क्या हो जाएगा, NCN इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 1 इंटू p क्या है इस केस में, 1/4, उसकी पावर है 5, और अगला है 3/4 और उसकी पावर है 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, यानी 1/4 की पावर 5। ये आपका पहला केस है। ऑलराइट, इसी तरह सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है ओनली 3 आर स्पेड्स। तो इस केस में स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के बराबर। यानी सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है 5C3 p to the power 3 एंड q to the power, हमेशा p की पावर वही रहेगी जो यहाँ पे नीचे वाला नंबर होता है, और q की पावर 5 - 3 दैट इज 2 हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, p की पावर और q की पावर का सम यहाँ पे इस नंबर के बराबर होगा। ऑलराइट, तो ये 5C3 का मतलब क्या हो गया, 5C3 इज इक्वल टू 5C2, अभी आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 × 1। p की पावर 3 है, इसका मतलब 1/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर 2। ऑलराइट, इसको सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट में। थर्ड पार्ट है नन इज स्पेड, यानी इस केस में स्मॉल r जो है वो एक भी स्पेड नहीं चाहिए, इसलिए 0 हो जाएगा। यानी 5C0 p to the power 0 एंड q to the power 5। 5C0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1। p की पावर 0 है, इसका मतलब वो वाला केस भी 1 ही हो जाएगा। q की पावर 5 है, यानी 3/4 की पावर 5। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3/4 की पावर 5। ऑलराइट,
तो चलिए अब बात करते हैं मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ क्या है, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको यूज़ भी पता होना चाहिए। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग पता करने के लिए कि हमारा जो कॉइन है वो बायस्ड है या फिर अनबायस्ड। ऑलराइट, तो अगर हम लोग मीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला है n इंटू पी, जहाँ पे p क्या होता है सक्सेस और n क्या होता है, p इज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और n क्या होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर से उसको डिनोट करते हैं जो कि होता है n इंटू पी इंटू क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब वेरिएंस का जब हम लोग रूट ले लेते हैं इसका मतलब रूट ओवर एन पी क्यू। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो चलिए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। टॉसिंग अ फेयर कॉइन 400 टाइम्स, ये आपको पता है क्या होगा, बाइनोमियल इवेंट है जिसमें कि हेड्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल की भी 1/2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका गिवन है, बी ब्रैकेट के अंदर n, p अगर लिखा है तो वहाँ पे आपको वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी n और p की, और ये एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बाइनोमियल इवेंट्स को। तो अब अगर हमें मीन निकालना है, मीन का मतलब क्या होता है एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं इसको कई बार। तो अगर आपको मीन निकालना है उसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इस फॉर्मूले से देखें n इंटू पी यानी कि 200 केसेस आ रहे हैं, तो ये 200 केसेस बता रहे हैं कि आपके हेड्स आने की चांसेस हैं 200 टाइम्स। आउट ऑफ 400 200 चांसेस है हेड्स आने की और 200 चांसेस में हो सकता है आपका टेल आ जाए। ऑलराइट, ये आपको पता चल रहा है मीन से। अगर इसी में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर हमने इसी वैल्यू के अंदर n यानी कि 400 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रूट के अंदर कर दिया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए मीन और वेरिएंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेड्स। अब इस केस में आपको स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और उसके बाद मीन भी बताना है इसका, फाइंड द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को n गिवन है 3 के बराबर, p यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, इस केस में सक्सेस क्या है दैट स्पेड टर्न्स अप, तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52 यानी कि 1/4। और स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था 3/4 हो जाएगी 1 - 1/4 करने से। अब क्योंकि आप 3 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं और विद रिप्लेसमेंट यानी आपने उस कार्ड को निकाला, देखा और फिर रख दिया, तो इस केस में हो सकता है एक भी बार स्पेड ना आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार या फिर 3 बार। तो आपके टोटल केसेस 4 बनेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे x एक रैंडम वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्पेड्स को, यानी कि वो क्या क्या हो सकते हैं 0, 1, 2 या फिर 3। तो सबसे पहला केस पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 3c0 p टू द पावर 0 एंड q की पावर क्या हो जाएगी 3 - 0 दैट इज 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 3c0 यानी कि 1, p मतलब 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना है और पी एक्स इज इक्वल टू 3 भी निकालना होगा। ये सारे केसेस निकालिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए और फिर इसका आंसर मैच कर लीजिए। तो फाइनली आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है 0 पे 27/64, इसी तरह 1 पे भी वही सेम, 2 पे 9/64 और 3 पे 1/64। अब आपको निकालना क्या था मीन, तो आप मीन तो इस टेबल के बिना भी निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है n इंटू पी, तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू और p की वैल्यू है 1/4 यानी 3/4। तो अगर आपको मीन निकालना है विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला तब आप क्या करेंगे, उस केस में आपको समेशन ऑफ पी आई एक्स आई करना होगा, जैसे कि आप पिछली वाली प्रीवियस एक्सरसाइजेस में करते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते समय रैंडम वेरिएबल का, और वही आपको यहाँ पे भी करना है। तो क्या करेंगे 0 इंटू 27/64 प्लस 1 इंटू 27/64, इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर ऐड करते जाना है, 2 इंटू 9/64 और 3 इंटू 1/64। यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा 3/4 के बराबर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2 रिस्पेक्टिवली। मीन गिवन है, इसका मतलब आपको एन पी गिवन है 4 के बराबर, और वेरिएंस गिवन है, इसका मतलब एन पी क्यू गिवन है 2 के बराबर। अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा क्यू, एन पी की वैल्यू 4 है तो यानी 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2, दैट इज क्यू विल बी इक्वल टू 1/2। अगर q की वैल्यू 1/2 है तो p क्या होगा, p हो जाएगा 1 - q। ऑलराइट, क्योंकि आपको पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है सक्सेस प्लस फेलियर का, या फिर कह सकते हैं हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
p की वैल्यू आपकी आ गई 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। अब p अगर 1/2 आ गया, वो अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको n मिल जाएगा। n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4, यानी n की वैल्यू आ गई 8। अब आपको n मिल गया, p मिल गया और q। अब आप यहाँ पे इसको फाइनली सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 सक्सेस। 6 सक्सेसेस आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एटलीस्ट 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n टोटल तो 8 है, यानी आप 8 बार इसको ट्रायल कर रहे हैं और एटलीस्ट 6 बोला, इसका मतलब या तो आपकी सक्सेस जो है वो 6 टाइम्स आए, या फिर 7 टाइम्स, या फिर 8 टाइम्स। 8 से ऊपर जा ही नहीं सकता है, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 पे निकालना है, या फिर जब भी बोलते हैं तो ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। इन तीनों को आपको निकाल के ऐड करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, आपकी n की वैल्यू है 8 और 6 का मतलब 8c6 हो गया। जो भी यहाँ पे नंबर रहता है वो नीचे आ जाता है। p की पावर 6 और q की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह 8c7, p टू द पावर 7, q टू द पावर 1 और 8c8, p की पावर 8, q की पावर 0। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 8c6, p का मतलब है 1/2, 1/2 और यहाँ q का मतलब भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 और पावर है 6 और 2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 6 प्लस 2 यानी कि 8। यानी कि जब बेसेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8c6 1/2 की पावर 8। अगला वाला केस देखें तो क्या हो जाएगा 8c7, यहाँ पे भी p की वैल्यू सेम है और q की भी सेम है, यानी 1/2 की पावर 8 यहाँ पे भी हो जाएगा। इसी तरह 8c8 1/2 की पावर 8 प्लस 0 इज 8। ऑलराइट, यानी आपको कॉमन मिल गया 1/2 की पावर 8, अंदर बचेगा 8c6, 8c7 और 8c8। 8c8 की वैल्यू आपको पता है 1 होगी। 8c7 को आप लिख सकते हैं 8c8 माइनस 7। आपको पता है NCR इज इक्वल टू NC(n-r) होता है, तो 8c1 भी हो सकता है ये। और आपको पता है NC1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n के बराबर, यानी ये 8 हो गया। 8c6 क्या होगा, 8c6 विल बी इक्वल टू 8c8 माइनस 6 दैट इज 2। तो अब आप इसको 2 तक ले जाइए, 8 इंटू 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी कि 28 हो जाएगा। यानी 1/2 की पावर 8, 28 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 37 हो जाएगा ये। तो फाइनली आपको आंसर मिल गया 37/2 की पावर 8 का मतलब 256। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।